हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कुलदीप जैन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये आपके सीटेट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपके सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर एग्जाम से उठाए गए रियल प्रश्न है। यदि आप सीटेट एग्जाम में पहली बार अपीयर हो रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यहां से पता चलेगा कि इस एसएसटी के अंदर किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। सीटेट एग्जाम के अंदर क्या लैंग्वेज होता है, क्या लेंथ होती है, और हमें किस तरीके से अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को समय बचाते हुए। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने सामाजिक विज्ञान का एसएसटी का रियल पेपर जो विगत वर्षों में हुआ था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या लेंथ होती है, सारी चीजें यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ब्रह्मोत्स पर्वत है? ऑप्शन है हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत, यूराल पर्वत या वॉसजेस पर्वत। तो ब्रह्मोत्स पर्वत का जो उदाहरण है वह है वॉसजेस पर्वत। ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, कथन दिए हैं आपको दो, इनमें से बताना है कौन सही है कौन गलत है। इसके बारे में पढ़ेंगे हम। कथन ए दिया है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है, आप पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। कथन बी दिया है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। तो ये भी सही बात है, इसमें भी सही लिखा है। तो स्टेटमेंट ए और बी दोनों सही हैं, और जो स्टेटमेंट बी है एक ही सही व्याख्या करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। ए और बी दोनों सही हैं और बी सही व्याख्या करता है ए की। अगले प्रश्न को देखेंगे, कायांतरित सेल के बारे में दिए गए ए बी सी कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिए हैं जो कायांतरित सेल के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करते हैं। पहला है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बिल्कुल सही बात है, आग्नेय और अवसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव से कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला, कायांतरित सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रवित मैग्मा बनाते हैं। तो ये भी सही बात है। अगला है, संगमरमर एक कायांतरित सेल है। तो ये भी सही बात है, संगमरमर कायांतरित सेल का उदाहरण है। तीनों स्टेटमेंट सही हैं, तो ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। ए बी सी तीनों सही हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में किस परत में आने पर जल जाते हैं? मध्यमंडल, बाह्यमंडल, बहिर्मंडल या समताप मंडल। तो अंतरिक्ष से जो भी उल्कापिंड आते हैं वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद वह मध्यमंडल में प्रवेश जैसे ही करते हैं तो वह इसमें जल जाते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट होगा इसके लिए। नेक्स्ट, ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। जो ऋतु प्रवास है किससे जुड़ा हुआ है? लोगों के आवागमन से, घरों की पास पास बसावट से, एक छोटे घर के पौधे रखने का कृत्रिम अहाता से, ऐसे स्थान जहां बस्तियां विकसित होती हैं। तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। ऑप्शन 1 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, स्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थायी पवनों के बारे में आपको पुनः कथन दिए हैं, आपको सही गलत पर विचार करना है। स्टेटमेंट ए दिया है, ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं, और स्टेटमेंट बी है, पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 3, ए और बी दोनों सही हैं। मतलब ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं, ये भी सही है। पश्चिम और पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं, तो ये भी सही है। अगला, ब्राजील के कंपाउस और वेनेजुला के लानोस उदाहरण हैं। तो ये तो आपको पता होगा कि ये घास के मैदान है, और घास के मैदान वो भी कौन से? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, घास के स्थल हैं। तो ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। ब्राजील के कंपोज और वेनेजुला के लानोस हैं जो वह उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, घास के स्थल हैं। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, जलवायु के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन की लेंथ क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या उनकी लैंग्वेज होती है, कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये सारी जानकारी आपको यहां लग रही होगी।
तो ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप सीटेट एग्जाम में डायरेक्ट इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका टाइम कंज्यूम होगा और आपका प्रश्न छूटना ही छूटना है आखिरी में। तो इन प्रश्न को लगातार आप प्रैक्टिस करके जाइए। आपको रेगुलर वीडियोस मिल रही हैं, एग्जाम तक मिलेंगी। तो आप यदि नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आगामी जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाता है। तो अगला प्रश्न है, जलवायु के संबंध में कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए दिया है, जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई और उच्चावास पर निर्भर करती है। तो सिर्फ उसके ऊंचाई और उच्चावास पर निर्भर नहीं करती है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हैं, ए और बी दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। स्टेटमेंट ए है, यह एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो परंपरागत जो स्रोत है वह है यहाँ पे प्राकृतिक गैस, और यह जो निकलती है जब तेल को अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। तो ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? मैत्री शोध संस्थान कहाँ अवस्थित है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, यूरोप या एशिया? तो यह अवस्थित है अंटार्कटिका में। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे गलत कथन का चयन करना है। पढ़ते हैं, ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ हैं। तो ये तो सही कथन है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी आपका सही कथन है। ये विभिन्न प्रकार के भू वैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं। तो ये भी आपका सही कथन है। सभी खनिज अधात्विक होते हैं। तो ऐसा नहीं है, ये गलत होगा। तो स्टेटमेंट ए मतलब आपका ऑप्शन ए, बी और सी ये सही है। जो गलत है वह ऑप्शन 4, और हमें गलत को ही चुनना था। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपको एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीजें पूछने के लिए इस तरीके के प्रश्न देते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी यहाँ पे किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी संबंधित है आखेट और संग्रहण से। तो पहले का दूसरे से मिलान होगा। फिर बज्जी आता है। तो ये जो बज्जी है यह आपका आरंभिक गणतंत्र से संबंधित है। गारो पहाड़ियां यह आपके आरंभिक कृषि से संबंधित है। गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व यहाँ पे शहर देखने को मिलते हैं। और सिंधु और उनकी सहायक नदियां ये संबंधित है आपके प्रथम नगर से। तो ये आपका पहले का दूसरा, ये ऑप्शन 3 में देखने को मिलेंगे सभी चीजें। तो ये ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के समसामयिक वाद विवाद के संदर्भ में दिए गए हैं। तो हमें इन कथन के बारे में विचार करना है। आपका कथन पहला है, हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्व ऐतिहासिक परिवर्तन रहा है। तो ये गलत है कथन आपका। कथन बी है, लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजन के अंतर्गत लाना समस्यात्मक है। तो यह सही है आपका। कथन ए गलत है, कथन बी सही है। तो ऑप्शन 4 में आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। ए गलत है किंतु बी सही है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन 4 इसके लिए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में है। तो कथन ए दिया है, कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी गई। तो ये कथन बिल्कुल सही है। कथन बी दिया है, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया गया था। तो ये भी सही है, लेकिन ए की व्याख्या बी में नहीं है। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं है। तो ए और बी दोनों सही हैं किंतु ए की सही व्याख्या नहीं है बी में। तो ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जाता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला, गिरनार का शैल अभिलेख, पद्म शाह नामा चित्रकला, या फिर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए जाना जाता है। तो ऑप्शन 4 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश काल में पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था सरकारी संस्थानों में एक निश्चित फीस लेकर, साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे, या फिर वार्षिक परीक्षा के माध्यम से मूल्यांकन के लिए? तो ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वह खेतों में काम करते थे। ऑप्शन 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन ए और बी 18वीं व 19वीं शताब्दी में यूरोप में राष्ट्रीय राजाओं के उदय संदर्भ में है। कथन ए दिया है, 18वीं शताब्दी तक यूरोप के लोग स्वयं को राष्ट्रीय राज्य के रूप में देखते थे। तो यह कथन आपका बिल्कुल गलत है। अगला है, प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र है। तो ये सही है। तो आपका कथन ए गलत है, कथन बी सही है। ए गलत है किंतु बी सही है, आपको ऑप्शन 4 में मिलेगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीसीई का तात्पर्य है। तो बीसीई का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट हुआ, बिफोर कॉमन एरा। बीसीई का तात्पर्य होता है बिफोर कॉमन एरा। ऑप्शन 2 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, हम यह आज कैसे जानते हैं कि पुरापाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? ऑप्शन 1 है, उस समय की कृतियों में इन पक्षियों का विविध लेख हमें मिलता है, या फिर महाराष्ट्र में पटनी पुरा स्थल में शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्गों पर मौखिक स्मृतियां हमारे पास दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में अभिलेखित हैं, या फिर विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों में इनका वर्णन है। तो भारत में शुतुरमुर्ग होते थे, इसका हमें उदाहरण मिलता है महाराष्ट्र के पटने पुरा स्थल से शुतुरमुर्ग के अंडों के अवशेष मिलते हैं। तो ऑप्शन 2 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, तो यह सही हो सकता है। जंगलों का विनाश हो गया होगा, यह भी सही हो सकता है। सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई होगी, या संभवतः नदियां सूख गई होंगी। तो यह सही लग रहा है, यह गलत है। ए बी डी करेक्ट है। ए बी डी आपका ऑप्शन 2 में देखने को मिलेगा। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत ऑप्शन 1, मूर्तियों के बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी, या फिर बौद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। बोधिसत्वों को नहीं स्वीकारा गया क्योंकि उन्हें अभी भी ज्ञान प्राप्ति करना बाकी था, या फिर मूर्ति कला के केंद्रों के रूप में मथुरा एवं तक्षशिला का पतन हुआ। तो इसका आंसर होगा बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, खलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? ऑप्शन 1 है, उपमहाद्वीप का काफी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार में रहा। ऑप्शन 2, गंगा के मैदानी इलाकों के घने जंगलों वाले क्षेत्रों को पहली बार बैठा गया। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, या फिर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक गंगा के मैदानी इलाकों पर जोर जबरदस्ती अपना अधिकार लंबे समय तक रख पाए। तो इसका आंसर होगा दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण करना कठिन था। ऑप्शन 3 इसके लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट, जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समकालीन इतिहासकार और मुसाफिर ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। तो ये तो बिल्कुल सही है। अधिकांश जनजाति समूह ने लिखित दस्तावेज रखा, तो ये गलत है। जनजातीय लोग ने समृद्धि रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, तो ये भी सही है। जनजातीय समाज
अपनी विविध किस्म की जरूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहती, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि हमें गलत कथन को चुनना था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? ऑप्शन 1 है ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप कर, ताकि भारतीय मामलों को ज्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ऑप्शन 2 है अवध बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से ज्यादा सिपाहियों की भर्ती कर। ऑप्शन 3 भूमिहीन तथा किसानों की रक्षा के लिए नीतियां बनाकर। और ऑप्शन 4 तुष्टीकरण तथा संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा करके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए थे, ताकि भारतीय मामलों को बेहतर तरीके से संभाला जा सके। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? ऑप्शन 1 है मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। ऑप्शन 3 जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष भागीदारी सहभागिता। और ऑप्शन 4 है जनता को मतदान का अधिकार। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता जो नहीं है वह होगी ऑप्शन 3 जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। ऑप्शन 3 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा जाता है? लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या हिमाचल प्रदेश? तो छोटा तिब्बत कहा जाता है लद्दाख को। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, भारत में अपील प्रणाली और पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहा जाता है? न्यायिक सेवा से आवेदन का प्रावधान, न्यायालय के आदेश के खिलाफ संसद में अपील का प्रावधान, राज्य कार्यपालिका प्रमुख का सर्वोच्च अपील प्राधिकारी के रूप में कार्यरत होने का प्रावधान, या फिर निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। तो अपील प्रणाली किसे कहा जाता है? ऑप्शन 4 में सही दिया है, निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीप पठार का लक्षण नहीं है? ऑप्शन 1 है यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है। ऑप्शन बी इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। ऑप्शन 3 यहाँ कोयला और लौह अयस्क जैसे खनिजों की प्रचुरता है। और ऑप्शन 4 इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी मौजूद है। तो इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदी नहीं है, पश्चिम की ओर ये नदियां नहीं बहती। तो ऑप्शन 4 इसके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? अफ्रीका के बारे में हमें सही कथन को चुनना है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो ये गलत है। यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुव तथा मकर रेखा गुजरती है, तो ये सही है। गोबी मरुस्थल इस महाद्वीप में स्थित है, तो ये गलत है। इसके पश्चिम में यूराल पर्वत है जो इसे एशिया से अलग करता है, तो ये भी गलत है। तो सही है कि इस महाद्वीप में तीनों रेखाएं कर्क, विषुव और मकर रेखाएं गुजरती हैं। अगला प्रश्न, भारत में दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है क्योंकि पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है, पवन बंगाल की खाड़ी से अरब सागर की ओर बहती है, या फिर पवन स्थल भागों से लौटकर अरब सागर की ओर बहती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 1 पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। ऑप्शन 1 इसके लिए करेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप एसएसटी के जो 30 प्रश्न हमने आज की वीडियो में डिस्कस किए हैं आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी तरीके से हम सीडीपी, एसएसटी, ईवीएस, मैथ्स और हिंदी के भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ साइंस की वीडियोस भी आपके सामने जल्द ही आने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे जल्दी मुलाकात होगी इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।